बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल आज़ार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में पहुँचे हैं और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जिन हालात में से गुजर रहा है, ये ख़ित्ता जिस हालात में से गुजर रहा है और ये दुनिया जिन हालात में से गुजर रही है, उसके लिए सबको मिल के काम करना होगा। उन्होंने ये कहा कि COP28 कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातचीत हुई है उसके ऊपर पाकिस्तान अमल दरामद करने को तैयार है, लेकिन पूरी जो इस वक्त कम्युनिटी है उसको साथ मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उसको तमाम तर फैसलों पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इस वक्त जो कसाद बाजारी चल रही है, तो ये बात ये नहीं है कि कौन किस ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, कौन कौन सी जंग छेड़ेगा। इस वक्त अगर ज़रूरत है तो कुली तौर के ऊपर मईशत को बेहतर करने की है और उसके लिए इकदाम उठाने की है। मकबूजा कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने उसके मुकदमे के हवाले से भी बातचीत की, भारत की जो शरंगेज़ी है उसके हवाले से भी बातचीत की और यह भी कहा कि कनाडा में किस तरीके से भारत ने शरंगेज़ी फैलाने की कोशिश की है और ख़ित्ते में उसके ये इकदाम जो हैं वो किस हद तक काबिल मज़म्मत हैं और किस हद तक शरंगेज़ी को मज़ीद हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान की अगर सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस बयान के बाद कि 30 नवंबर को हल्काबंदियां मुकम्मल हो जाएंगी और जनवरी के आखिरी हफ्ते में जाके इलेक्शन होंगे, उसके बाद कुली तौर के ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ बयानिए सामने आ रहे हैं। कुछ की जानिब से इसे खुशाइन करार दिया जा रहा है, कुछ की जानिब से अभी भी इसे मुबहम अल्फाज में बातचीत करार दी जा रही है, जबकि दूसरी जानिब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब लंदन वापस लौट गए। 24 घंटे से कम वक्त पाकिस्तान के अंदर गुजारा और लंदन वापस हुए तो बहुत सी चैमगोइयों ने फिर से जन्म लिया। तो कुली तौर पे सूरत हाल पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब समझ रहे हैं, सबसे पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं निगरान वज़ीर आज़म के यूनाइटेड नेशन में खिताब के हवाले से। उन्होंने जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ वहाँ पर बयान किया है और दुनिया भर की खामियों की जो निशानदेही की है, किस हद तक हमें मुस्बत पैराए में देखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, अच्छी तकरीर थी। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को दोहराया गया जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो पैगाम दे चुका है। सबसे बड़ी बात भारत के हवाले से जो बात हुई, कश्मीर के हवाले से जो बात हुई, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, किसको नहीं पता कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है, किस तरह अस्मतें दरी की जा रही हैं, किस तरह वहाँ पे नौजवानों का कत्लेआम हो रहा है, किस तरह वहाँ पे नौजवानों को बेघर किया गया है, किस तरह माजूर किया गया है, किस तरह वहाँ पर हिंदू आबादी को बसाया गया है, किस तरह वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें वहीं पर बैठ के तैयार होती है। पर उसके बाद इस पाकिस्तान के अंदर आज तो कनाडा कह रहे हैं ना कि हमारे मुल्क के अंदर आके इनकी खुफिया एजेंसी के लोगों ने, खुफिया एजेंसी के हेड ने, बाकी लोगों ने, वो आज तो सफारतकार का भी कह दिया कि इन्होंने दहशत गर्दी की है, वहाँ पे कत्ल में मुलव्वस है। भाई ये बात तो आप याद करें ज़रा, साबका PTI की हुकूमत में क्या पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ के सबूत नहीं दिए गए थे? हर दौर में दिए गए थे। क्या ये नहीं कहा गया था कि ये भारत के दो सबूत है? ये कुलभूषण यादव, बाकी मामला, बलोचिस्तान के अंदर कौन ट्रेनिंग दे रहा है, पंजाब के अंदर कौन ट्रेनिंग दे रहा है, KPK में कौन ट्रेनिंग दे रहा है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में कौन ट्रेनिंग दे रहा है, सिंध के अंदर कौन सब कुछ कर रहा है, किसके कहने पे कौन क्या कर रहा है, किसको कहाँ से फंडिंग हो रही है, कौन कौन किस किस धमाके में मुलव्वस नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें नहीं थी? उस वक़्त पाकिस्तान की बात अगर इस आलमी बरादरी ने मान ली होती, अगर उस वक़्त पाकिस्तान की बात इस आलमी बरादरी के जहन में आ गई होती, अगर आलमी बरादरी पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दियों की असल जो ज़िम्मेदार भारत और उसके चंद और हमसाया ममालिक जो उसके हमायती ममालिक हैं, उनकी खुफिया एजेंसीज के लोग, जिस तरीके से यहाँ इस मुल्क के अंदर जो उन्होंने घिनौना खेल खेला, फिर जिस तरह कश्मीर के अंदर घिनौना खेल खेला और जिस तरह आज के दिन तक वो सब कुछ जारी है। अब तो वो कनाडा भी पहुँच गए हैं, कनाडा के बाद वो अमेरिका भी पहुंच जाएंगे, उसके बाद किसी और मुल्क में पहुंच जाएंगे। उनके लिए तो ये कोई अहमियत रखता ही नहीं है। वो अपनी इस इक़दाम को समझते हैं कि हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सुपर ताकत है, अब सब पावर हम हैं, लेकिन वो कोई पावर नहीं है। मुझे ना तो ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने उस वक्त सोचा जब भारत के अंदर ना क्रिश्चियन महफूज
महफूज है, ना मुसलमान महफूज है, ना वहाँ पे कोई और निचली ज़ात का शख्स महफूज है। वहाँ पे घरों को जलाया जाता है, मसाजिद को जलाया जाता है, गिरजाघरों को जलाया जाता है, औरतों की अस्मत दरी की जाती है, जिसको चाहे जहाँ चाहे लूट लिया जाता है। पुलिस उनकी मददगार होती है, पुलिस उनकी सहूलतकार होती है, फौज उनकी सहूलतकार होती है, RSS के गुंडे सब कुछ करते हैं। ये सारा कुछ चल रहा है वहाँ पे, लेकिन उसको वहाँ उस मुल्क के अंदर जाने वाले वो तमाम सरबराहान ममलकत जो थे, क्या उनको ये सवाल वहाँ पे नहीं उठाना चाहिए था? क्या जो आज सवाल कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म उठा रहे हैं, आज उस पर कई दीगर ममालिक भी बोल रहे हैं, क्या ये चीज़ें पहले नहीं थी? क्या पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के ज़िम्मेदार वो नहीं है? क्या पाकिस्तान के अलावा बहुत से दीगर ममालिक में दहशत गर्दी के ज़िम्मेदार नहीं है वो? यासिर साहब ये सब कुछ थे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अपना मुकदमा पेश किया, लेकिन ये मुकदमा तो आज से बहुत पहले भी पेश हुआ है। आज जो उन्होंने बात की है कि दुनिया भर में कसाद बाजारी की अफरीत ने जो जकड़ा हुआ है हम सबको, तो हमें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये किस ब्लॉक का हिस्सा बनना है, किस ब्लॉक से निकलना है, किसको कहाँ पे कितना दबाना है या किसको अपने साथ में लाना है, ये नज़रियात से बाहर निकलना होगा। तो ये जो कुली तार के ऊपर एक मैसेज है, इसको कैसा देखते हैं? अल्लाह करे इस मैसेज पे अमल हो जाए। मैसेज तो बहुत अच्छा है, मैसेज तो इस पूरी दुनिया के अंदर तमाम ममालिक को बचाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान खुद एक पावर है, खुद एक एटमी पावर है, और दुनिया के अंदर 5 या 6 ऐसी पावर्स मौजूद हैं जो ब्लॉक्स के अंदर दुनिया को तकसीम करना चाहती हैं। और उस तकसीम के अंदर अगर उन्होंने किसी मुल्क के अंदर नुकसान करना पड़े, किसी मुल्क का नुकसान करना पड़े, अगर मुआशी तौर पर उसका इस्तेहकाम के तौर पर किसी तरीके से भी, तो वो ग्रेज़ नहीं करते। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, हमने अज़ान दे दी है। अब नमाज के लिए कौन आता है कौन नहीं आता, ये तो उन लोगों पे डिपेंड करता है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने अपना पैगाम दे दिया, अब उस पैगाम पे कौन अमल करता है कौन नहीं करता, या सर ये तो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से आप क्या सोचते हैं? मियाँ साहब जो तकारीर कर रहे हैं अपने पार्टी रहनुमाओं से, पार्टी कारकुनान से, वो नैरेटिव वही है जो नैरेटिव PTI जमात में एंटी गवर्नमेंट और एंटी इदारे होता था, अब फिर से वही नैरेटिव है। तो ये नैरेटिव अब अपनाने की और फिर से पॉइंट आउट उन्हीं चीज़ों को करने की जो पॉलिसी है, किस हद तक उनको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी या किस हद तक उनका रास्ता बंद करेगी? यासिर साहब 2 चीज़ें तो ज़हन में रख लीजिएगा। मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएं, मियाँ साहब पाकिस्तान ना आए, दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नुकसान मियाँ साहब खुद कर गए। ये जो मियाँ साहब का बयानिया है, अगर इस बयानिए पर मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, एक हाज़िर सर्वस जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को आप सख्त तरीन अल्फाज से बुलाते हैं, आप पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के, चाहे साबिक लगा ले, उन सरबराहान जो हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और यही ज़बान कोई और इस्तेमाल करता है तो गिरफ़्तार होता है, और यही ज़बान अगर ये इस्तेमाल करेंगे ये गिरफ़्तार नहीं होंगे। अगर इनको खुली छुट्टी दी जाएगी तो फिर पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान की जमहूरियत, ये तीनों ख़तरे में पड़ जाएंगे। मियाँ साहब अभी अभी ताज़ा जो बयान ज़ुबैर अहमद के ज़रिए आया, जिस तरीके से बाकी चीज़ें हो रही हैं, इससे तो मुझे लगता है कि शायद मियाँ साहब जानबूझकर ऐसी ज़बान या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ना ही आऊँ, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है यासिर साहब, अगर पाकिस्तान में आइन और कानून की किताब को खोलें तो किसी सज़ा याफ्ता कैदी को, सज़ा याफ्ता मैं लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, सज़ा याफ्ता कैदी को इस बात की इजाज़त नहीं है, अगर पहली बात उसकी बेल नहीं बनती, उनकी बेल प्रोटेक्शन बेल नहीं बनती, और अगर प्रोटेक्शन बेल बनती भी है तो फिर किसी सूरत में उन्हें यह इजाज़त नहीं है कि वो जलसा या जुलूस करें और उसके बाद अपने आप को सरेंडर करें, ये नहीं बनता। आप प्रोटेक्शन बेल लेते हैं, जनाब मुझे प्रोटेक्शन बेल दी जाए ताकि मैं आके अदालतों के आगे सरेंडर कर दूं, तो उसका बेहतरीन हाल है जनाब, जब आप एयरपोर्ट पे उतर के जनाब अपने आप को अदालतों के आगे सरेंडर करें, और जब आप बरी हो जाएं या जब आपकी बेल हो जाए उसके बाद सियासी मैदान भी आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है। आप ही कहते थे कि क्यों जेलों से भागते हो, आप ही कहते थे कि क्यों लोग जेलों से भागते हैं, लेकिन अब 4 साल से जेल से मियाँ साहब भागे हुए हैं, 4 साल से जेल से मियाँ साहब के बाकी लोग भागे हुए हैं।
जो लोग आए हैं अब ये समझें कि बिल्कुल, कुछ लोगों ने कहा जी जनाब फला शख्स आया था उसका मामला, भाई उसका मामला, उसको सजा नहीं हुई थी, उसका मामला और था। मियां साहब सजा याफ्ता हैं और उसके बाद सजा याफ्ता होने के बाद जेल में गए हैं, फिर ये बेल लेकर उस अपने इलाज के लिए बाहर गए हैं। अब इलाज मुकम्मल हो गया, इलाज ठीक हो गया, इलाज के बाद भी मीटिंगें हो रही हैं, इलाज के बाद भी जो कल हताब फरमाया, आज हताब फरमाया, आज से पहले हताब फरमाया, वो सारा कुछ चल रहा है। तो उसके बाद तो मुझे बताएं वो कौन सा बीमार होता है यार? यासर ठहरे, आपकी पार्टी है, आपको बड़ी तकलीफ होती है, सुने मेरी, मुझे बताए ना वो कौन सा दिल का पेशेंट है जो 1.5 घंटा तकरीर करता रहे और उसके बाद थके भी ना और कहे बाद में जब पाकिस्तान आने की बारी है तो मेरे हार्ट का मसला है जनाब, मुझे मेरे प्लेटर्स कम हो गए। तो नहीं यार, ऐसे नहीं होता किसी पाकिस्तान में। आप तबीयत किसी भी वक्त खराब हो सकती है हैं और वो मेरिट पे फैसला करेंगे। तबीयत किसी भी वक्त खराब हो सकती है सर, तबीयत का क्या है? तबीयत तो उसी वक्त खराब होती है जब आपके पास इख्तिदार ना हो। आपकी दवाई क्या है? इख्तिदार। आपकी दवाई क्या है कि आपको असेंबली में बैठा दिया जाए? मूड फ्रेश रहता है, मूड फ्रेश रहता है ना सर। मूड आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होता है। आपका मूड फ्रेश होगा, बॉडी ठीक होगी। मूड अगर फ्रेश नहीं है भाई फिर ताहियात का एक लफ्ज लिख लेना, तो कानून में कर ले। इतने पास किए आपने असेंबली से, इतने पुराने, ये पिछली असेंबली ने इस तरह बिल पास किए हैं जिस तरह इतने वापडा ने टैक्स नहीं लगाए जितने इन्होंने बिल पास कर दिए थे। उस पर कर देते ना कि जनाब पाकिस्तान में जिसकी मर्जी हुकूमत आए, लेकिन मियां साहब उसमें ताहियात, कायद और ताहियात, उसको कोई ओहदा दे दे, चेयरमैन पाकिस्तान बना दे यार, छोड़े चेयरमैन पाकिस्तान बना दे। अभी मैं देख रहा था तलाल चौधरी साहब का बयान कि मियां साहब को पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान को मियां साहब की जरूरत है। तलाल चौधरी साहब, मियां साहब को पाकिस्तान की जरूरत है। जिसको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है रहे पाकिस्तान से बाहर, जाए पाकिस्तान से बाहर। ये मेरा मुल्क है, ये मुल्क हजारों कुर्बानियां दे के, हमारे फौजी जवान कुर्बानियां देते हैं, हमारे पुलिस एहलकार कुर्बानियां देते हैं, हमारी अवाम कुर्बानियां देती है। और आप कह रही हैं कि इस पाकिस्तान की मियां साहब को नहीं, बल्कि पाकिस्तान को मियां साहब की जरूरत है। तो फिर मियां साहब को जरूरत अगर पाकिस्तान की है तो 4 साल मियां साहब बैठे किस मुल्क में रहे हैं? 4 साल किस मुल्क में रहे हैं ये भी बता दें यार। जब ऐसे बयान देते होंगे, मैं तो हैरान हूं आज, मैं तो हैरान हूं कि ऐसे बयान देने वालों पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। ये पाकिस्तान हम सब की जरूरत है, ये पाकिस्तान है तो हम हैं, इस पाकिस्तान की सालमियत है तो हम हैं, इस पाकिस्तान का वजूद है तो आपकी सियासत है। आप कहते हैं पाकिस्तान को नहीं, मियां साहब को पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान को मियां साहब की जरूरत है। मियां साहब क्या एटम बम है? क्या है यार? आप यासर हंस रहे हैं इस बयान के बाद तो दिन खून क्या असर होता है यार? आप मासूम आदमी है। नहीं, आप ही समझदार हैं। ये मैं तो हूं ही मासूम। एक आप समझदार है कि मियां साहब समझदार है, और इस मुल्क में कौन समझदार है? इस अहद में वर्ताए हैरत ये तो है कि मियां साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि एक वक्त में मियां साहब जो यहां से गए हुए थे, मुजरिम थे, उनका बयान जो था वो टीवी के ऊपर नहीं चल सकता था। लेकिन फिर एक वो भी वक्त आया कि वो मुजरिम ही थे, उनका स्टेटस तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पे उनका बयान पूरा जारी हुआ है। तो वो भी इसी दौर में ही तो हुआ है ना सर? भाई इसी दौर में सब कुछ हुआ है, बयान की हद तक खैर है। पूरा खिताब किया सर उन्होंने। नहीं, खिताब जो गलत खिताब करेगा उस पर FIR होनी चाहिए, बिल्कुल FIR होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। आपने जब कानून बना दिया है, आपने जब पीका एक्ट को मनसूखी के बाद भी कहने की है, तो फिर वो सब पे लागू होना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं लागू होता? मुझे बताएं कि एक हाज़र सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहब के खिलाफ अगर कोई गलीज जबान इस्तेमाल करे, गलत जबान इस्तेमाल करे, तो क्या होना चाहिए? ये बोल रहे हैं जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब रायत नहीं देंगे, वो आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। उसके बाद बड़ी सीधी सी बात है, अगर जनाब मियां साहब इतना बार बार कह रहे हैं ना कि साबिक एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स का नाम लेके कि मैं जनाब उसके ख़िलाफ़ ये कर दूंगा, इस खिलाफ़ ये कार्रवाई कर दूंगा, तो राना सनाउल्लाह साहब को भी समझा देना। वो तो कहते हैं जनाब हमने एक्सटेंशन देने से पहले पूरी प्लानिंग की थी ताकि हमें हुकूमत मिल सके, हम किसी को गिरा सके, यही कहा ना उन्होंने। हाँ जी। तो फिर मियां साहब, मरीम नवाज साहिबा से भी ये भी सवाल किया गया था कि किसका एहतसाब करना है, आगे से खामोश होगी गुजरांवाला में। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही हो जाता है। तो ये जब
अनाए जितनी महंगी हैं ज़मीर उतने ही सस्ते हैं, खुदाया तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। ये सब धोखा देने के लिए है। भाई बात सुने मेरी, यासर साहब, मियाँ साहब को आ जाना चाहिए, मेरी दिली ख्वाहिश है मियाँ साहब को आ जाना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब का इस्तकबाल, कंधे पे मेरे रख के चला, मियाँ साहब का इस्तकबाल पता चलेगा। मियाँ साहब कहते थे लाहौर मेरा है, ये लाहौर का किला है, लाहौर मेरा किला है। क्या आपको इस पूरे लाहौर शहर के अंदर किसी जगह कोई बैनर, कोई स्टिकर, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रैली, कोई चीज नजर आई? जनाब, इस लाहौर के वो लोग जो लाहौर से लोगों को निकालते हैं, उनका नाम है ख्वाजा साद रफीक। किसी को सौ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो ख्वाजा साद रफीक है, वो हमजा शहबाज है, वही ख्वाजा इमरान नज़ीर है, वो चौधरी शहबाज है, वो गजाली सलीम भट्ट है। जब ऐसे लोग मुतहरक होते, यहाँ परवेज़ का बेटा है अली परवेज़, जब ऐसे लोग मुतहरक होंगे ना, समय लगेगी। अभी तो आपने पहले भी जलसे किए। इतना सकूत क्यों उतारी है? सकूत क्यों उतारी है? क्या उन्हें इब्हाम है कि मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे? मियाँ साहब वापस क्या पेट्रोल के टैंकर लेके आ रहे हैं? क्या मियाँ साहब के वापस आने से आटा जो है वो 80 रुपये किलो हो जाएगा? क्या मियाँ साहब के वापस आने से, मुझे बता देना ज़रा, जो दूध है उसकी कीमत हो जाएगी 70 रुपये किलो? क्या मियाँ साहब के वापस आने से गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ जाएगा? और 1.5 साल में मियाँ साहब आपने अपने भाई को कुलिया क्यों नहीं दिया? आप कहते हैं मियाँ साहब के पास ऐसा कुलिया है कि मुल्क से गुर्बत का हाथमा कर देंगे। सगा भाई 1.5 साल इक़्तिदार में रहे, वो कुलिया उसको क्यों नहीं दिया? वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है तरक्की का सफर वहीं से जारी होगा। वो बड़े मियाँ साहब थे ना, कुलिया उनके पास है, उनके पास नहीं है। नहीं है ना उनके पास, और छोटे मियाँ साहब के पास नहीं है ना, बड़े साहब के पास है। हाँ। तो 1.5 साल पहले की वो तो उन्होंने अपने लिए बचा के रखा हुआ ना। नहीं, अपने लिए बचा के रखा, कौन मर जाए। और कुलिया बचा के रखा है कि ग्वाल मंडी का हरीसा बचा के रखा है। क्या यासर साहब बात करते हैं आप यार? मुझे तो आज इस तरह लग रहा है कि जैसे आप तर्जमान बने हुए हैं। भाई हम तो हक की बात करेंगे। पहली बात, आज बड़े अफसोस की बात है ये जो तलाल चौधरी ने बात की है कि जनाब पाकिस्तान को मियाँ साहब की नहीं, मियाँ साहब को पाकिस्तान की नहीं। हाँ, ये बात उनकी मैंने मान ली है, ये बात उनकी दुरुस्त है कि मियाँ साहब को पाकिस्तान की जरूरत नहीं। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब मियाँ साहब हुकूमत में नहीं तो उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं। हाँ, जब मियाँ साहब को हुकूमत चाहिए होगी तो फिर उनको पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। लेकिन ये जो बयान था तलाल चौधरी साहब का, क्या इस बयान पर बोलना नहीं चाहिए था? क्या इस बयान पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी? क्या इस बयान पर एंकर से लेकर सियासतदानों को, तजियाकारों से लेकर मेरे मुल्क के उन लोगों को जो कानून नाफज करते हैं, सबको बोलना नहीं चाहिए? बोलना चाहिए था, इसलिए कि ये वतन है तो हम हैं। इस मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं और इस मुल्क से हट के कुछ नहीं। ये बड़ी क्लियर और साफ सी बात है। बात यह है कि यासर साहब आने दें, अब ये जाएंगे, आप सुन ले मेरी बात। खबर दे रहा हूं, वो बताएं ना, छोटे मियाँ साहब क्यों गए इतनी अफरा तफरी में वापस? वो परसों से रह गया सी बात अफरा तफरी में इसलिए गए कि भाईजान वो बेचारे मियाँ साहब कहते हैं मैं 25 साल से आंख का धारा हूँ, 25-27 साल से। और बड़े मियाँ साहब उस आंख में जो है ना मिर्चें डालना शुरू कर देते हैं। और छोटे मियाँ साहब भाग के जाते हैं तो मियाँ साहब जान दो ना अपना बेरागरक करो ना साढ़ा करो। तो आगे से भी जो जवाब मिलता है वो 5 मिनट बाद ही आपने आगे से जो चीज़ें आई आपने सुन ली ना। अच्छा चले 10 मिनट बाद खबर पे है। खबर तो खबर में ये है कि जब ये कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान वापसी के लिए, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप कतर से सिफारिश कराई जाए। भाई आप पूरी दुनिया से जहाँ मर्जी सिफारिश करा लें, आपको आइन और कानून का सामना करना पड़ेगा। ये केस कोई गुड्डी गुड्डे का केस नहीं था। ये केस कोई 506 दफ़ा नहीं लगी हुई, 751 नहीं लगी हुई। ये केस एक केस है। इस केस में आप मफरूर हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मियाँ साहब चाहते हैं कि मैं पार्लियामेंट की सियासत करूं, और मेरा जो नारा लग रहा है कि वज़ीर आज़म आगे आपका लीडर जो आप नारा लगाते हैं उनके लोग, उनके लोग कह रहा हूँ जो चले आप मुझे अवाम में अगर कंसीडर करते हैं तो मेरी चले आप अवाम में हैं तो आप उन्हीं के हुए ना फिर। तो ठीक है, वज़ीर आज़म फलां फलां, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दें, 4 साल तो आपने जेल काटी नहीं, आपको 5 साल सज़ा हुई थी। अगर उस असम्बली के बिल के मुताबिक 5 साल कैद जो है 5 साल तक कैद है, तो उसी जेल के रूल्स के मुताबिक, मैं ये आपको रूल बता रहा हूँ, मैंने ये एक नहीं कई जगह से तस्दीक की है, फिर उस जेल के रूल्स के मुताबिक आपने जेल काटी है 1 साल या चंद माह। अब 4 साल जेल आपने नहीं काटी, 4 साल आपने काटी है बीमारी की मफरूरी। आपको 4 साल फिर जेल या तो काटनी पड़ेगी, तो या फिर 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा
इलेक्शन का, फिर जाकर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब दूसरी बात, अब मरियम साहबा वो कहते हैं मैं नहीं तो मरियम साहबा। मेरी इतला तो यह है कि मरियम साहबा भी किसी जगह नहीं है। अब वो कतर की किसी शख्सियत से मुलाकात करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उस मुल्क से की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात, और उसके ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता बन जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की जंग है। आइन और कानून की जंग जो जीतेगा वो ही आगे आएगा। अगर आप ये समझ लें कि आप एक शख्स जो है वो 50 रुपये के स्टाम्प पे गया, अब वापस आया और उसको एयरपोर्ट पे एक सरकारी प्रोटोकॉल मिले, उसको एक हेलीकॉप्टर मिले, उसमें बैठकर जनाब वो मीनार पाकिस्तान जाए, वहाँ पर एक जलसा करे, उस जलसे में वो अदलिया को ललकारे, उस जलसे में अदारों पे तनकीद करे, और उसके बाद वो आराम से एक छोटे से घर जाती उम्रा में चला जाए, और जाती उम्रा में जाने के बाद जनाब अपनी मर्जी से जितने दिन की बेल है उसके बाद आए और आकर जेल में पेश हो जाए, और अगले दिन ही या 2-4 दिन बाद उसकी बेल हो जाए। ये नहीं होता, सही, ये नहीं होगा। इस मुल्क के अंदर एक कानून है, आपको कानून की पासदारी करना होगी, और वापसी अगर आपने आना है तो फिर तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको फेस भी करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लेंगे, मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कोई मुल्क तरक्की करे और वो दूसरे ममालिक को सरमायाकारी की भी दावत दे, वो अपनी बेहतरी के इम्कानात रोशन करना चाहे, लेकिन उन तमाम इशूज़ से वो नज़र नहीं हटवा सकता जो इशूज़ ख़ित्ते में बदअमनी के लिए वो फैला रहा हो, और ख़ित्ते के साथ साथ दुनिया भी उसकी लपेट के अंदर आ रही हो। वो दुनिया भर को जमहूरी मुल्क होने का पैगाम तो देता रहे, वो इस बात का दावेदार तो रहे, लेकिन हकीकत अंदर से इंतहाई खोखली हो। भारत ने दुनिया भर में अगर लोगों को अपनी तरफ मुतारिफ करवाया है, अब मुतवज्जे करवाया है, लेकिन इस सब के बावजूद बदअमनी में इस वक्त भी उनसर फैलाने में उसका किरदार सबसे ज़्यादा हो, तो फिर उसको एक्सपोज भी करना चाहिए, उसके ऊपर गुफ्तगू भी करनी चाहिए। अगर हम हवाला जात दें उसके चांद पे जाने के, अगर हम हवाला जात दें G20 की मेज़बानी करने पे, तो हमको हवाला जात वो भी देने चाहिए जो इसी अहदे हाजिर के अंदर उसने तखरीब कारी के लिए बीज बोए हैं और उसकी फसलें मुख्तलिफ ममालिक को काटना पड़ रही हैं, तो क्यों कोई काटे, वो उसकी फिर निशानदही करे। इन इशूज़ पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, निगरान वज़ीर दाखिला हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, बहुत से ममालिक जो थे वो मईशत के बायस, बायलैटरल ट्रेड के बायस मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात नहीं करते थे। चाइना के भी मसाइल चले, लेकिन उसकी ट्रेड भी बहुत ज़्यादा चली भारत के साथ। ये कनाडा ने अब उठ के, हमने तो दुनिया भर को बावर करवाने की कोशिश की, लेकिन हमारे तो बावर करवाने पे किसी ने कान नहीं धरे। ये कनाडा की तरफ से जो इस वक्त इकदाम उठाया गया है, ये तारीख को किस हद तक तब्दील कर सकता है? आई थिंक इतना बोल्ड डिसीजन है। आई मस्ट अप्रिशिएट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को, उनके फॉरेन मिनिस्टर को। और ये होती हैं नेशंस जो स्टैंड लेती हैं, प्रिंसिपल स्टैंड लेती हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, चाहे वो वहाँ का मुसलमान कैनेडियन हो या क्रिश्चियन तो है ही, या सिख हो या किसी और मजहब से हों। They take them at their nationals and then they take stand। और जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया, और फिर सबसे बड़ी बात है कि G20 में आके उन्होंने खुल के इनके सामने बोला कि what Indian has done, we have carried out investigation and we reached the conclusion कि ये जाने। और उसके बाद उनमें इतनी करज है कि उन्होंने कहा जी कि उसके बाद उसको वहाँ से सफारत का जो एक रॉ का एजेंट वहाँ छुपा हुआ था उसको मुल्क बदर किया। और उसके बाद इनकी ऑडेसिटी ये देखें कि उसके बाद कुछ अर्से के बाद एक और को जो वहाँ का सिख मूवमेंट करता था उसको उन्होंने मार दिया। दिस स्पीक्स के वो कितने रोग हो चुके हैं। ये जो 4 का टोला है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और अजीत डोभाल है, ये अखंड भारत के पैरोकार हैं। ये अखंड भारत को लेके चलने के विजन को लेके चल रहे हैं, और ये इंडिया के हिस्से बिखरे करने के ऊपर तुले हैं। अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें इतनी बड़ी फौज के बावजूद, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद टूट सकती हैं, तो जो इंडियन फौज है वो अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, लेकिन ओनली अनआर्म्ड पीपल, जैसे कश्मीर में जो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये इनको टूटने से कौन रोकेगा? ये आपके सामने सिखों की खालिस्तान मूवमेंट है, कश्मीरियों की मूवमेंट है, नागाज, मीजूज, असामी, एनसलाइड, इनकी तो बेइंतहा मूवमेंट चल रही है।
इनके जो दलत है वो इनके खिलाफ खड़े होने के लिए बैठे हुए हैं। 26 रियासतें पार्टियां मिलकर इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। शिवसेना शामिल है जो कि एक बहुत बड़ी पहले एक सीमेंट जमात थी, बाल ठाकरे का बेटा उदय ठाकरे वो उसके साथ है। तो ये इस वक्त ये बहुत डिफिकल्टी में है। ये किसी तरीके से भी चाहते हैं खालिस्तान मूवमेंट दबाया जाए, क्योंकि राइटिंग इज ऑन द वॉल, आइदर कश्मीर विल गेट इंडिपेंडेंस और खालिस्तान मूवमेंट गेट इंडिपेंडेंस, जहां से इंडिया की टूट फूट शुरू हो जाएगी। They can't avoid it. That's the reason. हरसनवाज साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा नुकसान भारत की वजह से उठाया। इनके एजेंट्स ने, इनके सहूलतकारों ने पाकिस्तान के अंदर हमारे फ़ौजियों को शहीद करने में, हमारे सिविलियन को शहीद करने में, हमारे पुलिस एहलकारों को शहीद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब पाकिस्तान की आवाज़ को उस वक्त जो नहीं सुनते थे, आज सारे दुनिया के अंदर तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान दुरुस्त कह रहा था। अब आप समझते हैं कि भारत के टूटने का वक्त हो गया? आपके सामने अमेरिकन कितने स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं इंडिया के, व्हाट दे हैव सेड अबाउट कैनेडियंस कि वी सपोर्ट देम, दे हैव डन एंड वी आर स्टैंडिंग विद देम। सेम गोज फॉर यूरोप, और उसके बाद ये यूके की भी बात है। इसलिए जिस तरीके से ये जा रहा है, ये यकीन करें एक्सट्रीमिज्म को इनके मॉडरेट हिंदुओं के खिलाफ खड़े हुए हैं। 26 जमातें सारे मॉडरेट हैं एंड दे हैव स्टूड अगेंस्ट देम कि जी हमने अब ये इंडिया के जो शेरा मस्त कर दिया है, इन्होंने जो एक अखंड भारत का नारा लगा के हिंदुत्व स्टेट बना रहे हैं, जबकि पहले एवरीबडी वुड से कि सेक्युलर स्टेट जहाँ हारे की जगह। तो इसका मतलब है कि इनकी टूट फूट स्टार्ट होने लगी है, यही इनको नजर आ रहा है। और ये सिर्फ अखंड भारत का बना के इसको किसी तरीके से भी अपने आप को ये यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नजर आ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज जो है वो इनको आइसर मैबर से दूर लेती जा रही है, और यही टूटने की निशानी होती है। और यही 24 यूनियन में हुआ था। इनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स होगी। इनके साथ देखेंगे अंदर जब 2-3 ये खालिस्तान और कश्मीर खड़ा हो जाता है, आप बताएं व्हाट विल हैपन टू देम। दे कांट कंट्रोल इट, दे आर हाईली इनकॉम्पिटेंट। इन्होंने आपके सामने एक हमारे पाकिस्तान की क्या फौज कितनी कम है, लेकिन मोरल और ट्रेनिंग का देयर इज नो मैच। हमने 27 फरवरी 2019 को उनको बता दिया कि दिस इज व्हाट इज द वर्थ ऑफ एयरफोर्स एंड दिस इज व्हाट इज द वर्थ ऑफ आर्मी के। हमने आपको रॉकेट मार के दिखा दी जहाँ पर चीफ ऑफ मिनिस्टर बैठा हुआ था। अभी भी फिर स्टेट ड्रामा करेंगे। ये जो इलेक्शन आ रहे हैं अगेन ये फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। सो ये इनकी आदत है। गुलबचन जादेव की मिसाल है। क्या इसमें कोई शक है कि उसने क्या पाकिस्तान में कितने मुसलमानों को शहीद किया? क्या कुछ उसने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है? बलूचिस्तान में क्या साजिश करने की बात की है? सो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। उनकी ओपन स्टेटमेंट है कि बलूचिस्तान में हम BLF को सपोर्ट करेंगे, खुदा ना खासा बलूचिस्तान को ज़्यादा करेंगे। फिर इसी तरह वो कहते हैं हम फ्रंटियर में करेंगे, हर जगह करेंगे। गुलशन ने खुद कहा, ओपनली रिकॉर्डेड है, उसकी क्लिप्स हैं कि जी मैं ये मेरे काम था, ये मैंने मुझे टास्क दिया गया था, सर्विंग नेवल कमांडर। इसलिए आई थिंक वी हैव टू गो फॉर प्रोएक्टिव पॉलिसी। हमें कश्मीर पॉलिसी हमारी कश्मीर कमेटी का ही नज़र नहीं आती है। वी हैव टू गो स्टैंड नाउ। आप ये लेके जाएं दुनिया में, जब कश्मीरी उसमें शामिल करें, आज़ाद कश्मीर के लोगों को शामिल करें उसके अंदर, कमेटी के अंदर। दे शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। दुनिया में जाएं, यूनाइटेड नेशन में जाएं, यूरोपियन यूनियन में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, जिनका अनफेयर एजेंडा है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद दोस पीपल। लेकिन हमारे यहाँ तो मॉडल जो माजी के अंदर सियासतदानों की तरफ से अपनाया जाता रहा वो तो यही था कि हम जो मकबूजा कश्मीर का इशू है वो लंदन में जाके, यूरोपीय ममालिक में जाके कश्मीरियों को समझाते रहे कि मकबूजा कश्मीर का इशू है क्या। हमें तो दुनिया को बताना चाहिए था। तो इस मॉडल में तब्दीली की जरूरत किस हद तक है? बहुत हद तक है। आई थिंक फॉरेन ऑफिस ने अपना तो काम किया। प्रॉब्लम ये है कि वी आफ्टर 2-3 वीक जो भी इवेंट होता है वी फॉरगेट इट। इट रिमेन टू बी फॉलोड अप। दैट इज व्हाट इज द फिनेस ऑफ एनी कंट्री। किसी की मिनिस्ट्री की फिनेस ये है कि यू कीप फॉलोइंग to an extent that one day it is recognized, it is acknowledged. That is what we lack, हम पीछे उसको छोड़ देते हैं, आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। यही काम आपका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में उसका काम है। यही काम हमारे एम्बेसडर्स का दुनिया में, ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन में, इंग्लैंड में आप सेमिनार करें, ब्रोजर लेके जाएं। सबसे बड़ा है कि आप अपनी कश्मीर कमेटी को फाल करके अच्छे लोगों में डिपेंड करके उनका लीडर अच्छा सुने, सेनेटर, और वो जाके बताए कि व्हाट ऑल इज हैपनिंग विद क्लिप्स, विद डोजियर। दुनिया की आंखें तो खुले, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर, व्हाट ऑल इंडिया इज डूइंग। कितना ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये हमें बताने की जरूरत है। हर्ष नवाज साहब, आप जिस सूबे में वज़ीर दाखिला हैं उस सूबे में बड़ा अमल दहल किसी वक्त में इन लोगों का रहा है, आज तक भी इनके रूट्स वहाँ तक हैं। आपने बड़ा ऑपरेशन शुरू करवाया हुआ है, बड़ी कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। तो अब तक कितनी ऐसे लोग आपके नज़र में आए हैं या कितने ऐसे ग्रोह हैं जिनको अब भी भारत की तरफ से सपोर्ट हो रही है, बिल वास्ता या बिला वास्ता? देखिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, उनको पूरी इंफॉर्मेशन है, दे आर बीइंग सर्वेल्ड ऑल्सो, और जिस वक्त आएगा जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं नेशनल सिक्योरिटी इशू के ऊपर, इसके ऊपर रेस्ट अश्योर्ड। वी आर फोर्सेस, दीज सिक्योरिटी एजेंसीज आर ऑलवेज अवेक 24 आवर्स, कम्युनिकेशंस एंड बाय ईयर्स एंड आइज, बोथ तरीके से, इंटीरियर में भी और कराची के अंदर। कराची में खास तौर पर प्रॉब्लम इस वक्त हमारा जो इलीगल इमिग्रेंट के अफगानिस्तान है, वही सारा काम करते हैं, टीटी पे भी हम शामिल हो जाते हैं, सुइसाइड बॉम्ब भी हैं, स्नैचिंग करते हैं, चोरी भी करते हैं, डिकॉर्डिंग पे करते हैं, ये मनशियात भी बेचते हैं। हमने हर एक चीज़ को पकड़ा, इट इज़ नॉट वन, पूरे हमने बलूचिस्तान और कराची के बॉर्डर को सील किया है ताकि वहाँ से एक तो पहले कट ऑफ करें रूट कॉज को, फिर फैक्ट्रियाँ, फिर कौन मिडल मैन है, कहाँ बेचती हैं, स्कूलों में अवेयरनेस। वी आर गोइंग अभी कच्चे के ऑपरेशन, मैं भी 4-5 दिन रह के आए हूँ, पूरे कच्चे में फिर हम जहाँ कभी नहीं जाते थे। बट दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही हमारी गलत है। वी आर सर्वेंट टू द पीपल ऑफ ये सिंध एंड ओवरऑल वी से टू द पाकिस्तान, वी आर नॉट मास्टर्स। ये सोच हमारी खत्म करने की है। एवरीथिंग इज डूएबल, नथिंग वी कैन, रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता अगर पॉलिटिकल विल और मेंटल रिजॉल्व कि हमने करना है और हमने ईमानदारी से करना है और वो नजर आना है हमारी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप कह रहे हैं कि इस वक्त हम दिफाई निज़ाम के ऊपर भी हैं और बॉर्डर को भी इस वक्त मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके स्लीपिंग सेल्स के हवाले से क्या इत्तलात हैं? वो अगर यहाँ पर हैं तो कितने हो सकते हैं और उनसे खदशात क्या? बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे 3 से 4 मिलियन जो अफगानीज हैं, दे आर द सीरियस ब्रीडिंग प्लेस। पूरी नज़र रखी हुई है, इनके नाजरा कार्ड जब चेक कर रहे हैं, इनके सर्टिफिकेट देख रहे हैं, कहाँ से बने हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अभी पूरा तरीकाकार बना रहे हैं कि टिल किसको पकड़ेंगे उसको एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कैसे लेके जाना, रास्ते में नहीं छोड़ना। वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट से अपने सामने प्लान कर रहे हैं, वो हमने एक मीटिंग करने लगे हैं, नाजरा के मीटिंग कर रहे हैं, सब लोग बैठे होंगे, स्पेशल ब्रांच के, इंटेलिजेंस IB के, सिक्योरिटी एजेंसी के, कि किसके गलत कार्ड है, कौन सी सिस्टम है, वो चेक कर रहे हैं विदाउट टॉकिंग अबाउट पोलिटिकल प्रेशर। जो एक प्रेशर होता है नई गवर्नमेंट के, हमारे पर तो वो कोई प्रेशर नहीं है। हमारा काम है ये काम। दूसरा, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन की तैयारी करेंगे, इलेक्शन कराएंगे, तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज। चीफ आर्मी स्टाफ के ऑर्डर, कोर कमांडर, चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर, एवरीबॉडी इज ऑन सेम पेज। हरसनवाज साहब, एक चीज़ बड़ी सुनने में आई और उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, सारी कौम इंतज़ार कर रही है। एक तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बड़े ऑपरेशन किए, डॉलर नीचे आया, बहुत सी चीज़ें नीचे आई जिसको पूरी कौम अप्रिशिएट भी करती है। इंतज़ार हो रहा था कि कुछ बड़ी गिरफ्तारियाँ होनी है और सिंध से शुरू होना है उसका, अभी वो डिले है, नज़र नहीं आ रहा, या हिकमत अमली जो है उसके तहत कुछ वक्त दिया गया है? देखें, पूरी हर चीज़ चेक हुई है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम अभी नहीं कर रहे हैं। वी वांट कि जो पहला कराची को हम क्लियर करें, कराची को क्राइम फ्री करें, कराची को मनशियात से फ्री करें, बच्चे 65% यूथ हमारी है उसको बचाएं, इमिग्रेशन का मसला हल करें, स्मगलिंग हम रोक रहे हैं, उसके बाद एंटी डिकॉर्ड्स ऑपरेशन कच्चे में कर रहे हैं। वी आर कॉन्फिडेंट। लेकिन कुछ लोगों का जो क्रिमिनल्स हैं, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, जो पॉलिटिक्स में, उनके अलावा भी बहुत लोग हैं, उन सब की तैयारी हुई है, चीज़ें कर ली गई हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन सो फार वी आर नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ताकि हमारा जो काम है ना, हम उसको फोकस करना चाहते हैं। सही। ब्रिगेडियर साहब, आपने जो बात की है भारत की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं ऐसे वक्त के अंदर कि जब अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वो सेम पेज के ऊपर हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें ये नहीं करना चाहिए कि वो डोजियर, वो तमाम तरह हकायक जो हैं वो इन तमाम ममालिक को भिजवाए जाएं जो एक पेज पे आ चुके हुए एक मामले पे? सबसे पहले ये करना चाहिए कि इसका डोजियर प्रॉपर तैयार करें, अपडेट व्हाट ऑल इंडिया इज डूइंग टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, डिस्टेबलाइज अदर कंट्रीज, और पाकिस्तान को क्या क्या मुश्किलात हैं, पाकिस्तान में जो टेररिज्म कर रहा है, ये है जिस पे दुनिया के कान खड़े होते हैं।
ये डोजे तैयार करके पहले तो आप सबसे पहले ये करें, डोजे तैयार करें। और आप अपने इस्लामाबाद में दुनिया जहान के एम्बेसडर बैठे हुए हैं, आप फॉरेन ऑफिसर को बुलाए, उनको पूरा डोज दें, उनको एक एक कॉपी दें, दे विल खुद ही वहाँ जाके बताएंगे। देन हमारी गुड प्रॉब्लम जो होती है, जब टीम सेलेक्ट करते हैं तो आधों को तो बात करनी नहीं आती है, ना उनको नॉलेज होता है। तो आप वो लोग पकड़े वो कैन कन्विंस अ वर्ड, पीपल शुड लिसन टू देम विद लॉजिक, और वो जाके जब बात करेंगे, और वो कश्मीरी आधे तो कश्मीरी होने चाहिए उसके अंदर, जो डके खाद जैसे ये हमारे जो मिसाल हैं, ये इनकी जो जैसीन बेगम है, ऐसे लोगों को जो पोर्ट्रे कर सकें अपने मुल्क के बारे में, अपनी अट्रॉसिटी के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में बता सकें कि क्या कुछ उनका जुल्म हो रहा है, हाउ शी इज गोइंग थ्रू दिस एगनी कि अपने मियाँ से जो बच्ची और बेगम जो अपने हस्बैंड से दूर है, ये चीज़ें बताने की जरूरत है। अच्छा करें, सिफारशी नहीं होनी, सेनेट के लोग अच्छे जो उनको भेजें और वो बात करें जाके, इवन ओआईसी में जाके बात करें, यूनाइटेड नेशन में बात करें, सेमिनार्स करें, आपके एम्बेसडर्स हैं वो अरेंज करें, ताकि इसको लेके चलें। और बजाय इसके कि हम चुप करके बैठ जाते हैं, इवेंट ख़त्म होता है, आप सब भूल गए 5 अगस्त हुआ था 2019 में क्या हुआ। वो इंडिया यही चाह रहा है हम बातचीत भी करें, बातचीत शुरू करेंगे तो एक मैसेज आएगा पाकिस्तान ने कश्मीर को स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स व्हाई वी डोंट कम्युनिकेट विद देम, वी डोंट वांट टू सिट विद देम, दैट अमाउंट कि हमने बात मान ली उनकी। तो अभी क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं उनके, अभी फिर वो एक फॉल्स फ्लैग इलेक्शन करेंगे, अब देखिए सर्जिकल साइट बनाएंगे अब। लेकिन आर ट्रूप्स आर टोटल 24 आवर्स रेडी, एयरफोर्स, नेवी एंड ग्राउंड फोर्सेस, दे नो दे आर लाइक ब्रिगेड से सबसे पहले ये पाकिस्तान है, उसके बाद कोई सियासी जमात है, उसके बाद कोई शख्सियत है। आज एक बयान टीवी पर गर्दिश करता रहा, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, मैं चाह रहा था कि शायद कोई शख्स तो बोलेगा इस पर। वो बयान था तलाल चौधरी साहब का, उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, बल्कि पाकिस्तान को मियाँ नवाज शरीफ की ज़रूरत है। तो जिस शख्स को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, तो क्या पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत हो सकती है? देखें, मैं तो एक बात बड़ी क्लियर कहता हूँ राना साहब, और ईमान से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन से पहले सोचना चाहिए, who has delivered, बहुत who has done something extra for Pakistan. Forget about कि फलां जनरल ने ये कर दिया, फलां जनरल ने किया, you say what you have done. Keep asking these questions to politicians. What have you done for us? What have you done for yourself? And do you have a place in Pakistan? ये बात करें, ये हमें कहना चाहिए। ये पाकिस्तान के पैगाम है इलेक्शन के लिए, प्लीज़ सिलेक्ट। मैं तो ये कहूँगा मीडिया को, इन लीडर्स को बिठाएं मनाजरे के अंदर, देखें इनकी वर्क क्या है, इकॉनमी की बात करें, फॉरेन ऑफिस की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, डिफरेंट हेल्थ की बात करें, इनके मैनिफेस्टो क्या हैं, हाउ मच दे सिंसियर अबाउट द मैनिफेस्टो, पहले जो मैनिफेस्टो उसको उन्होंने क्या किया, कुड दे अचीव एनीथिंग, ये एक सवाल मीडिया को करना चाहिए। और उसके बाद इनको बिठाएं, इनसे पूछें, जैसे अमेरिका में होता है। आई डोंट थिंक उस लेवल पे जा सकते हैं, बट एटलीस्ट आवाम को बताएं कि व्हाट दे आर डूइंग, एटलीस्ट उनको सब कुछ बताएं। आई डोंट टॉक अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी की बात करें, आप कहेंगे व्हाट हैज बीन डन, आपकी किसी की भी मुझे ये बताइए कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, इतना पैसा आ जाएगा, oh, why are people have taken money outside, why don't they bring inside and do business in Pakistan, लाइन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, आपकी सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, यकीन करें। ठीक है, 60, 70, 80 बिलियन डॉलर तो वैसे ही आपके मुल्क में आ जाएंगे अगर आगे कारोबार शुरू कर दें। उनको गारंटी दे देनी, हम आपको कुछ नहीं कहते, प्लीज कम एंड डू बिजनेस, ब्रिंग मनी इन पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। जो आपने बाहर ले जाके एज ए लीडर आप कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। बहुत बड़ा दिल है सऊदी अरब का, यूएई का, कतर का, दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं, स्टिल दे वांट टू, दे डोंट आस्क क्वेश्चन टू देम कि आपके पैसा किधर है, आपके बच्चे अमीर हो रहे हैं, पाकिस्तान गरीब हो रहा है, व्हाट इज लाइक टू हैपन। सो दीस आर द क्वेश्चन वी शुड रेज। तो ये जो सवालात उठते हैं उसके जवाब अपने गिरेबान में झांकें तो फिर वहीं से मिल सकते हैं। तकाबुली जायजा बयान किया जाए, तसाब हो तो फिर उसी के पैमाने के ऊपर एक दूसरे को परखा जाए और फिर इंतखाब करें कि आपके लिए कौन सा लीडर बन सकता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत को देखते हुए मैं अक्सर गालिब साहब के शेर को याद करता हूँ और अक्सर दोहराता भी रहता हूँ कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना
कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। पाकिस्तानी सियासत में आज अगर कोई मेहरबान है तो कल को वही कातिल दिखाई देगा, और कल को जो जुल्म सितम जबर आपके ऊपर ढा रहा था वो आज का मेहरबान हुआ दिखाई देता है। कल को किसी के बारे में और बयान देंगे तो आज उसके बारे में और बयान होगा। आज का जो बयान है उसके ऊपर भी आप तकिया नहीं कर सकते, हो सकता है वो कल को तब्दील हो जाए। यासर बात बड़ी सिंपल सी है, उन्होंने इस कौम को बेवकूफ़ समझ रखा है, उन्होंने इस कौम को पागल समझ रखा है, उन्होंने इस कौम को अंधा बहरा गूंगा समझ रखा है। ये आपने क्लिप दिखाकर ये साबित हो गया है इस वक्त में ये क्लिप दिखाना। बहुत सी और जमातें भी हैं, मैं हमने उसके क्लिप इसलिए दिखाए कि कुछ की तो इजाज़त नहीं है बैमरा की तरफ से भी। यहाँ बात यह है कि अल्लाह मुझसे राज़ी नौ मैं अपने अल्लाह के हुज़ूर क्या कहूँगा, ये फ़िक्रे भी कहेंगे। कहा गया कि मेरा नाम बदल दो, ये फ़िक्रे भी कहेंगे। राजा रियाज साहब क्या कहते रहे और आप क्या कहते रहे, बिलावल साहब क्या कहते रहे, जरदारी साहब क्या कहते रहे, सारे एक दूसरे के। अब कौम का हाफजा इतना कमज़ोर भी नहीं है, था कमज़ोर, आज से पहले था कमज़ोर, अभी भी है। राना साहब बादाम बहुत महंगे हैं, शायद हो सकता हो बादाम महंगे हैं, कुव्वत खरीद से बाहर हैं तो हाफजा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जिस कौम में मुझे अभी हारिस नवाज साहब का और गेडे साहब की बड़ी अच्छी बात रही है कि अब इलेक्शन में फैसला करना चाहिए, नंबर एक कि लीडर कौन है, इस मुल्क का कौन सोचता है, इस मुल्क की अवाम का कौन सोचता है, इसके मुआशी हालात का कौन सोचता है, कौन सच बोलता है। सबसे पहले सच, किसके मुंह से सच निकलता है, कौन सच्ची बात करता है। आप पहले एक दूसरे को गालियां निकालें, आप एक दूसरे को घसीटे, एक दूसरे को करप्ट कहें, एक दूसरे को लूटा हुआ कहें, माल कहें, एक दूसरे को कहें कि आपको कब्रों पे लेके जाएंगे, फिर आप जब उसकी तरफ चले जाएं तो आप कहें जनाब इससे बड़ा तो नेक आदमी कोई नहीं है। ये तो कौम के साथ भी धोखा है। और इन क्लिप्स के देखने के बाद मैं नहीं समझता कि इन सियासतदानों को भी सियासत करनी चाहिए। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अभी अब मीडिया का दौर है, अब हर चीज़ दिखाई जाती है। 10 साल पहले 15 साल पहले के आपके क्लिप भी सामने आएंगे, आपकी हर चीज़ सामने आएगी। इसलिए सामने आएगी कि आपने 1.5 साल में इस मुल्क के साथ जो घिनौना खेल खेला है, इस कौम को जो महंगाई की दलदल में फेंका है, इस कौम को जो बेरोजगारी की दलदल में फेंका है, इस कौम को जो भूख और इफ्लास की दलदल में फेंका है, इसका तो आपको हिसाब देना होगा। रोजाना की बुनियाद पे हम इसके ऊपर डिस्कशन भी किया करेंगे कि कौन माजी में क्या कहता रहा है, अब हाल में क्या कह रहा है। हम जब तक इलेक्शन नहीं होता हम तब तक ये तकाबुली जायजा बयान करेंगे। राना साहब इलेक्शन के हवाले से बात करें क्योंकि आखिरी 2 मिनट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मंजरनामा वज़ा किया गया जनवरी के आखिरी हफ्ते का, तो ये जो चैमगोइयाँ जारी थी, उन चैमगोइयों की खामोशी के लिए किस हद तक आप मुफीद दें? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, हल्का बंदियाँ इस डेट को मुकम्मल हो जाएंगी और जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जब जनवरी का आखिरी हफ्ता कह दिया गया है तो चाहे वो 29 जनवरी हो, चाहे वो 28 जनवरी हो, चाहे वो 25 जनवरी हो, चाहे 24 जनवरी हो, चाहे 30 जनवरी हो, इलेक्शन तो अब हो जाएंगे। अब वो तमाम सियासी जमातें जो कह रही थी कि इलेक्शन नहीं हो रहे, जो कह रही थी 2 साला मंसूबा आ गया, जो कह रहे थे 3 साला मंसूबा आ गया, जो कह रहे थे 4 साला मंसूबा आ गया, जो कह रहे थे 5 साला मंसूबा आ गया, इवन मैंने सुना 11 साला मंसूबे की बात भी हो रही, उन सब के लिए ये उन पर एक ज़ोरदार सियासी तमाचा है। उन सियासी जमातों के लिए आप बाकी कर सकते हैं कि आइन में 90 दिन है या फलां दिन है, वो बात कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। अब वो सियासी जमातें जो ये बात करती थी उनके लिए सोचने का मामला है कि वो किस बुनियाद पे बात कर रही थी, क्यों सोचे समझे बगैर इल्ज़ाम लगा रहे थे, क्यों सोचे समझे बगैर ये सारा कुछ किया जा रहा था। ये तो यासर एक सवाल तो बनेगा और इस सवाल का बहुत बड़ा काम है जी। इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ गया। अब ये इलेक्शन साफ और शफाफ हो जाए तो फिर तमाम की तमाम सबको इलेक्शन लाने की इजाज़त मिल जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि तमाम मामला जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, तमाम मामला बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने